घर के आंगन में अलीशा, जो हमेशा की तरह महंगी साड़ी पहने हुए है, अपनी अमीरी की चमक बिखेर रही है। उषा पास के कोने में बैठी है, साधारण कपड़ों में जो उसकी गरीबी और सादगी को दर्शाते हैं। अलीशा अपने फोन पर व्यस्त है और अपने दोस्तों से बात कर रही है। अरे करवा चौथ के लिए मैंने सब कुछ दिल्ली से मंगवाया है। एक से एक महंगी चीजें हैं, सब देखकर जलने लगेंगी। मैं ऐसी साड़ी पहनूंगी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और मेहंदी तो बस पूछो ही मत, सीधे मुंबई से आ रही है। उषा चुपचाप ये सब सुन रही है। उसकी आंखों में उदासी झलक रही है। उसने अभी लोकल बाजार से सस्ता सामान खरीदने का ही सोचा है। भगवान, इस बार का करवा चौथ अच्छे से निकाल देना। मेरे पास जितना थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है उसी से मुझे सब कुछ खरीदना है। बस मेरे सुहाग की लंबी उम्र हो। देवी माँ हमारी परेशानी को बस समझ ले। उषा ये सोचकर अंदर चली जाती है, जबकि अलीशा ने उसे सुन लिया था और उसकी बातों का मजाक उड़ाने का मन बना लिया। जिसके बाद अलीशा भी अपने कमरे में चली जाती है। अलीशा के कमरे में उसके सामने ढेर सारे शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं। हर चीज महंगी और खूबसूरत है। वो पहले अपनी जेठानी को अपने कमरे में बुलाती है और एक एक चीज उठाकर अपनी जेठानी उषा को ताने मारने की कोशिश करती है। देखो उषा भाभी, मैंने ये सारी साड़ी खरीदी है, असली सिल्क की है। कीमत पूछोगी तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। और ये गहने, तुमने तो ऐसे गहने कभी देखे भी नहीं होंगे। तुमने करवा चौथ के लिए क्या खरीदा? कहीं वो सस्ते लोकल बाजार से तो नहीं? देखो आप मेरी जेठानी हो इसलिए कह रही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं आपको इस सामान में से दे सकती हूँ। आपको जो भी पसंद हो तो मुझे बता देना। वैसे भी जेठ जी उतना कमा नहीं पाते हैं, तो वो आपके शौक पूरे कैसे अच्छे से कर पाएंगे? मैंने लोकल बाजार से अभी कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन मैं लोकल बाजार से ही सामान खरीदूंगी, क्योंकि मेरा बजट ज्यादा नहीं है। जितना बजट है उतने में ही सब कुछ करना होगा। अरे भाभी, तुमने भी कोई क्लास दिखानी चाहिए ना। ये क्या कि हर बार लोकल बाजार में जा पहुंचती हो। कम से कम करवा चौथ के लिए तो कुछ अच्छा खरीद लेना। वैसे भी ये करवा चौथ आपका और मेरा, हम दोनों का ही पहला करवा चौथ है। और फिर तुम्हें देख लोग क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगता ना। मेरी भी तो कोई रेपुटेशन का सवाल है। उषा चुपचाप सुनती है, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू छलक आता है। वो अपनी गरीबी से शर्मिंदगी महसूस करती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ऐसे ही रोजाना अलीशा किसी न किसी बात पर उषा को ताने देती रहती है। उषा अपने पास कुछ पैसे लेकर लोकल बाजार में जाती है और 10 रुपए का सिंदूर, 20 रुपए का मंगलसूत्र, 50 रुपए में आरती की थाली सजी हुई खरीदती है और बचे हुए पैसों से वो करवा चौथ का व्रत रखने का सामान थोड़ा थोड़ा खरीद लेती है। चलो, मुझे ये सारा सामान तो मिल गया जो जरूरत का था। इन सब से मैं करवा चौथ का व्रत अच्छे से रख सकती हूँ और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उनकी तनख्वाह आ जाएगी तो नई साड़ी ये मुझे तब दिला देंगे। फिलहाल मैं अपनी शादी का जोड़ा ही पहन लूंगी करवा चौथ पर। इस तरह उषा अपना गुजारा कर लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे करवा चौथ का दिन आने वाला होता है। करवा चौथ से एक दिन पहले रात के समय अलीशा ने घर में एक पार्टी का माहौल बना रखा है। उसने अपनी अमीर सहेलियों और पड़ोस की कुछ औरतों को मेहंदी लगवाने के लिए बुलाया है। घर में एक मेहंदी लगाने वाली आई है जो सबको खूबसूरत डिजाइनों की मेहंदी लगा रही है। देखो भाई, मैंने इस बार खास मुंबई से मेहंदी मंगवाई है। ये महंगी मेहंदी लगाने के बाद तो हाथों का रंग देखोगे तो नजर नहीं हटेगी। कोई सस्ती लोकल मेहंदी नहीं है। मेरी तरफ से तुम सभी के लिए ये मुफ्त में है। जिसे जैसा डिजाइन लगवाना है वैसा लगवा लो। सभी औरतें हंसती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। अलीशा की सहेलियां उसकी तारीफ करती हैं। उषा एक कोने में बैठी हुई है। वो इस शोभा का हिस्सा नहीं है, हालांकि उसका भी अपने हाथों पर अच्छी मेहंदी लगवाने का बहुत मन था। काश कि मेरे पास अच्छे पैसे होते तो थोड़ा बहुत मैं भी मेहंदी लगवा लेती, लेकिन देवरानी जी ने तो मुझे एक बार भी मेहंदी लगवाने के लिए नहीं कहा। खैर कोई बात नहीं। उषा सभी को देखती रहती है। तभी अलीशा की सहेलियां बातें करने लगती हैं। अलीशा, तुम तो हमेशा ही कुछ खास करती हो। तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास नहीं। भाभी जी, आप भी क्यों मेहंदी नहीं लगवा रही हैं? अरे रहने दो, जेठानी जी को तो ऐसी महंगी चीजों की आदत नहीं है। शायद उन्हें ये सब पसंद भी नहीं होगा। वो तो खुद ही अपनी लोकल बाजार से मेहंदी ले आई होंगी करवा चौथ पर लगाने के लिए। उषा ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपनी देवरानी के कहे शब्दों में बहुत बुरा महसूस होता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने घर के आंगन में जाती है और वहां जाकर वो मेहंदी के कुछ पत्ते पीसती है और खुद ही अपने हाथों पर साधारण सी मेहंदी लगाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। तो क्या हुआ अगर मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेरे हाथों पर बाहर से मेहंदी लगवा दे? मैं खुद ही मेहंदी के पत्तों को पीसकर मेहंदी तैयार कर लूंगी और अपने हाथों को रचा लूंगी। और वैसे भी नेचर से बनी मेहंदी बहुत अच्छी होती है।
करवा चौथ की रात हो चुकी है। अलीशा और उसकी सहेलियों के हाथों की मेहंदी सूख चुकी है और अब वो रंग देखने का समय है। ये क्या, मेरी मेहंदी का रंग इतना हल्का क्यों है? मैंने तो खास मुंबई से मंगवाई थी। इतनी महंगी मेहंदी का रंग तो गहरा आना चाहिए था। इतना गहरा लगाने के बाद भी मेरे हाथों पर मेहंदी का रंग क्यों नहीं चढ़ा? अलीशा की सहेलियां भी अपने हाथ देख रही हैं, लेकिन किसी की मेहंदी का रंग गहरा नहीं आया। तभी उषा धीरे से कमरे में आती है। उसके हाथों पर अपनी पिसी हुई मेहंदी का रंग गहरा चढ़ा हुआ होता है। अरे उषा भाभी, आपकी मेहंदी का रंग तो कितना गहरा है। आपने कहाँ से लगवाई ये मेहंदी? मैंने तो खुद ही पत्ते पीसकर मेहंदी लगाई थी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरी महंगी मेहंदी का रंग हल्का और तुम्हारी सस्ती पत्तों की मेहंदी का रंग इतना गहरा। अलीशा को अपनी बात याद आती है जब उसने उषा का मजाक उड़ाया था और लोकल चीजों को नीचा दिखाया था। वो खुद में शर्मिंदगी महसूस करने लगती है। अलीशा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो अपने हाथों की हल्की रंगी हुई मेहंदी को देख रही होती है। उसे अपनी हर बात याद आ रही है। उषा को नीचा दिखाना, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना और उसकी सादगी पर हंसना। हालांकि उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने कितना गलत किया उषा भाभी के साथ। मैंने सिर्फ अपनी अमीरी और शान में जीने की सोची और कभी उनके दिल की बात नहीं समझी। जब भी वो कुछ काम करती तो मैं उन्हें ताने दे दिया करती थी। हमेशा तो मैंने उन्हें अपनी अमीरी का घमंड दिखाया था। उन बेचारी ने तो मुझे कभी पलट का जवाब भी नहीं दिया। शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है और करवा चौथ पर मेरी मेहंदी का रंग नहीं आया। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। अलीशा उठकर उषा के कमरे में जाती है। उषा अपने पति के साथ बैठी है। उसके चेहरे पर संतोष है, जबकि अलीशा के चेहरे पर पछतावा। जेठानी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। लेकिन आज समझ में आया कि असली खूबसूरती दिल की होती है, ना कि चीजों की। शायद ये मेरी ही गलती है, तभी तो मेरी मेहंदी का रंग नहीं आया। मुझे अपनी गलती का एहसास है जेठानी जी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अलीशा, हम सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। अमीरी और गरीबी भगवान की दी हुई होती है, लेकिन इंसानियत और रिश्ते हमारे खुद के हाथ में होते हैं। तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी। यह सुनते ही अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उषा के गले लग जाती है और दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है। जिसके बाद उषा आंगन से मेहंदी के पत्ते तोड़कर लाती है और अलीशा के हाथों पर दोबारा से मेहंदी लगाती है। वो मेहंदी अलीशा के हाथों पर अच्छे से रच जाती है, जिससे अलीशा बहुत खुश होती है। बहन जैसी जेठानी के साथ मैंने बहुत बुरा किया। जेठानी जी, मुझे अभी भी अपनी गलती का एहसास है। अरे तुम मेरी छोटी बहन हो तो तुम्हें बार बार मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर उषा अलीशा के सिर पर हाथ फेरती है। अगले दिन घर में करवा चौथ की पूजा हो रही होती है। दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ बैठी हैं। अलीशा ने अब अपने घमंड को छोड़ दिया है और उषा के साथ सादगी और सम्मान से व्यवहार कर रही है। जेठानी जी, इस बार मैं आपकी तरह सादगी से करवा चौथ मनाना चाहती हूँ। आपने मुझे सिखाया है कि असली खुशी इन महंगी चीजों में नहीं, बल्कि दिल से की गई पूजा में है। हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे अलीशा। यही तो रिश्ते की खासियत है, साथ होना और एक दूसरे का सम्मान करना। इस तरह दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ पूजा करती हैं और करवा चौथ की रात एक नए रिश्ते की शुरुआत के साथ समाप्त होती है। कहते हैं ना दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार प्यार और सम्मान लेकर आता है। जैसा कि हमारी कहानी की इन दो देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना लेकर आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके घर परिवार में करवा चौथ कैसे मनाया जाता है, हमें ये भी बताएं।